आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि आप एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ते हो कहीं से भी, अगर उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं करते, या फिर क्वेश्चंस वगैरह आप नहीं देखते कि क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से अब तक पूछा है, क्या संभावनाएं हैं नए क्वेश्चंस बनने की, क्या पैटर्न में नया चीजें जो है वो बदल रही है, क्योंकि एआई का जमाना है और एआई बहुत ज्यादा एडवांस है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये वाली क्लास आपके लिए बनाई गई है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो जुड़े रहना शुरू से लास्ट तक। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा की पहली बार आधिकारिक रूप से किसके द्वारा मांग की गई? चार आपके पास ऑप्शन है, स्वराज पार्टी, एम एन रॉय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो आप अपना जवाब पोज करके आराम से सोच के दे सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बाकी आपको देखो, मैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए फटाफट से मैं आगे चलता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप पोज करके कमेंट कर सकते हो, या फिर कमेंट ना भी करो तो सोच सकते हो, सोचना जरूर है। हाँ, कमेंट करने में हो सकता है आपको शर्म आए, लेकिन सोचना जरूर है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने उसका जवाब दे दिया, उससे आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। इस चीज को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहीं भी आप यदि सिर्फ किसी की बताई बात को सुन रहे हो तो सुनने से आपको सब कुछ याद रह जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, चलो 1934 में सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग किसने की थी? 1934 की बात कर रहे हैं, है ना? तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका क्रम भी और जो भी है, चलो पहले यही देख लेते हैं। स्वराज पार्टी है, इसने 1924 के अंदर पहली बार मांग की थी। एम एन रॉय ने 34 में की थी, महात्मा गांधी ने 1922 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में की थी और नेहरू समिति ने 1928 में की थी। इसके अलावा सबसे पहले यदि बात करें कि कब मांग हुई थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने मांग की थी। ठीक है, बाकी सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो फिर इसको स्वीकार कैसे किया? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें पहली बार स्वीकार किया गया, लेकिन उसमें संविधान सब तो था ही नहीं। ये सारी चीजें आपको पता होगी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान उसके अंदर होता है, और जो प्रांतीय विधानमंडल मतलब स्टेट जो थे उस टाइम पे, वहां के जो विधानमंडल थे वो लोग संविधान सभा चुनते अपने लिए, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू। फिर 1946 के अंदर आता है कैबिनेट मिशन, और उसी की सिफारिश के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1934 में किसने मांग की थी? एम एन रॉय ने। अच्छा, कांग्रेस का नहीं बताया, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1935 में की थी, है ना? हाँ, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से मुख्य आयुक्त प्रांतों की को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो ये 389 का ऐसा है कि 389 थी, उनमें से 296 ब्रिटिश जो शासित भारत था उसके अंदर थी, और ये जो 93 है ये थी प्रोविंसेस, जो रियासतें जो थी, है ना, जहाँ पे राजाओं का शासन था, वो 93 सीट्स उनकी थी। अब इनके अलावा आपके जो चार सीटें थी वो थी मुख्य आयुक्त प्रांतों की, है ना? तो ये इसका जो जवाब होगा वो होगा चार। तो ये 11 क्या है? 11 उस टाइम पे थे, अपने जो हिंदुस्तान था उसके जो स्टेट थे, जैसे आज जो अपने राज्य हैं, वैसे जो उस टाइम के मुख्य प्रांत हैं वो 11 थे। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन है, उसी हिसाब से ये मैंने तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए क्वेश्चन है। बी एन राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, परमानेंट अध्यक्ष। ठीक है, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी जो थे, इनको बनाया गया था उपाध्यक्ष। ठीक है, ये दोनों ही उपाध्यक्ष थे और इसी दिन बनाया गया था। इस दिन तो जो है आपके एस सी मुखर्जी को बनाया गया था, बाद में वीटी कृष्णामाचारी को भी बनाया गया था उपाध्यक्ष। ठीक है, दूसरा उपाध्यक्ष। अच्छा, वीटी कृष्णामाचारी और टीटी कृष्णामाचारी दोनों में आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। वीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बनाए गए थे, टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति में है, जो कि आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, तो इनका ध्यान रखना। वीडी कृष्णामाचारी जो थे वो जयपुर के प्रधानमंत्री रह चुके थे, राजस्थान से थे, है ना? अच्छा जी। और इसके अलावा
ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब दे देते हैं बी एन राव, और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने किस तिथि को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था? देखो डेट्स आपको याद रखनी होती है ना, और याद रहे तो बहुत अच्छा रहता है। हम बार बार देखते हैं तो याद हो जाती है, लेकिन कभी कभी आप तुक्का भी मार सकते हो, क्योंकि ऑप्शन आपको इस तरह से मिलते हैं, है ना। ये सारी जो डेट्स हैं वो अपने हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें ध्यान भी रहती है। ये 15 अगस्त कौन नहीं जानता, अपना स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन हम स्वतंत्र हुए थे। 26 नवंबर 1949, किसको नहीं पता कि इस दिन हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। हम संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर को हर साल मनाते भी हैं। उसके अलावा 13 दिसंबर 1946, जिसकी हमने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर बात की थी कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, तो 13 दिसंबर जो था उस दिन क्या हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी। इस तीसरी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि हमारा भारत कैसा होगा, इसके अंदर कौन सी टेरिटरी शामिल होगी, इसके अंदर हम इसके जो नागरिक है उनको क्या क्या अधिकार देने वाले हैं, है ना, और हमारा जो भारत है वो कैसा हो, वो सारी जो चीजें थी वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। तो 13 दिसंबर को तो ये लाया गया, है ना। तो लाया उसी दिन तो ये स्वीकार कर लिया नहीं गया होगा, है ना। तो आप जो अगर तुक्का लगाने जाओगे तो आप जाओगे 22 जनवरी 1947 में। मार के देखे, तुक्का मारा और यही सही दिन है। वैसे सही बात यही थी कि 22 जनवरी 1947 को इसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान समिति के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की भूमिका में आए बदलावों के संदर्भ में। जब सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो जब देश आजाद हो गया, देखो जो संविधान सभा थी उसके चुनाव तो जुलाई अगस्त 1946 में ही हो गए थे। हमारी आज़ादी उसके एक साल बाद हुई। तब तक हमारी संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हो गया तो इसके पास दो जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि सरकार जो है वो भी इसी में से बनी थी। अपने नेहरू जी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। बाकी जो उनकी कैबिनेट थी उसमें चाहे पटेल जी हो या फिर तमाम जो मंत्री थे वो सारे वहीं से थे। तो विधायिका और आपकी संविधान सभा दोनों के रूप में ये काम कर रहे थे। तो जब संविधान सभा के तौर पर हमारी ये बॉडी काम करती थी तब तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे इनके पास अलग अलग समितियां थी, उनके अध्यक्ष थे। चार समितियों के, मौलिक अधिकार हो या फिर जो प्रांत वाली जो समिति है वो हो, और आपके क्या बोलते हैं जनजातीय और बाह्य और आंतरिक क्षेत्र की जो समितियां, एक असम वाली और एक असम के अलावा वाली, है ना। तो उन सबके ये अध्यक्ष थे। और जीवी मावलंकर जो थे ये विधायिका के रूप में जब संविधान सभा काम करती थी उस टाइम पे ये अध्यक्षता करते थे। साथ ही साथ ये जो है अपने पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, स्पीकर जो है वो बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति के अंतर्गत कितनी उप समितियां थी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चार थी। कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक वाली, और आंतरिक और बाहरी वाली, और आपकी जनजातीय क्षेत्र वाली, जो ये चार समितियां थी, है ना। और इनकी जो उप समितियां थी उनके यदि आपसे अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो वो आपको ध्यान रखने हैं। जो आपके मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसके तो जे बी कृपलानी अध्यक्ष थे। उसके अलावा अल्पसंख्यक वाला एच सी मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो असम की जो उप समिति थी उसके थे गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, ये थोड़ा उधर के टाइप का ही नाम है, नॉर्थ ईस्ट टाइप का, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा ऐसे मैच, थोड़ा सा अपने दिमाग में कुछ ऐसे बना के अगर रखते हैं अपन तो याद रह जाता है। तो अपने अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। उसके अलावा बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र की जो असम के अलावा जो उप समिति है उसके जो थे अध्यक्ष ए वी ठक्कर थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने वाले बी एल मित्र का स्थान लिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसके अंदर सदस्य जो थे वो गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, टी टी कृष्णामाचारी और एन माधव राव थे। जो टीटी कृष्णामाचारी थे ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर आए थे। के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला ये शुरू से इस समिति के सदस्य थे। एन माधव राव जी जो थे इनको बाद में जो अपने बी एल मित्र जी हैं इनके त्यागपत्र के बाद लाया गया था। ठीक है, विभाजन के उपरांत संविधान सभा की सदस्य 389 से घटकर कितनी हो गई? आपको पता है कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें भारत और पाकिस्तान साथ में थे, लेकिन फिर एक नया देश बना पाकिस्तान, तो उनके पास कुछ सीटें चली गई।
अपने पास सीटें रह गई 311, कोई नंबर नहीं है, आपको याद नहीं करना। 270 और 229 आपको याद रखना है। 70 जो है ये अपने पास जो रियासतें बची भारत में वो संख्या है, और 229 वो संख्या है जो ब्रिटिश भारत के जो सीटें थी वो है। तो टोटल जो है इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 299। तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद भारत की संविधान सभा के 299 सदस्य शेष बचे थे, और विभाजन के पास रियासतों की बची हुई सीटें 70 थी, और 229 जो है ये प्रांतों से आने वाले सदस्यों की संख्या थी। आगे चलते हैं, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? तो नंदलाल बोस, व्योमहर राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कुमार वैद्य। तो ये वाली तो क्या है, आपको फैक्ट्स हैं जो कि याद करने पड़ेंगे। वसंत कुमार वैद्य जो है इसका सही जवाब है। उसके अलावा ये जो तीनों नाम है ये भी अपने आप में जो अपना संविधान बनाया गया है उसी के अंदर है सारे। तो किस किस ने क्या क्या काम किया आप देख लीजिए। नंदलाल बोस जो है इन्होंने चित्रकारी और सजावट का काम किया था संविधान के जो प्रस्तावन पे। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने मूल प्रस्तावना के अलंकरण का काम किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने मूल अंग्रेजी संविधान का सुलेखन किया था, है ना, इटैलिक स्टाइल में। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये, अच्छा ये तो नहीं, इसी में से पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है कथन सत्य है असत्य है। अब मेरे पास वो वाला ऑप्शन है नहीं कि मैं आपको वैसे बनाऊंगा, तो फिर वो स्पेस नहीं बचेगा स्क्रीन में, फिर फॉन्ट और ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये जो चार ऑप्शन है ये चार सेंटेंस आके और फिर आपसे ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, बी डी सही है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फैक्ट्स आपको पूरे पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए ब्रिटेन से ये संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा ली गई है। अब बाकी जो है जापान से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, तो उनमें से अपने पास ये चार देश आ गए, तो इन चार देशों की एक बार बात कर ले साथ के साथ। तो ब्रिटेन का जो संविधान था इससे काफी सारी चीजें हमने ली थी, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था ले ली, द्विसदनीय व्यवस्था ले ली, मंत्रिपरिषद का जो निम्न सदन है उसके लिए उसके प्रति सारे जो सदस्य हैं वो उत्तरदायी होंगे। जो भी सदस्य होंगे निम्न सदन के वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, निम्न सदन के, मतलब लोकसभा के। ये चीज यहीं से ली गई थी। उसके अलावा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है अपनी वो भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समता हो, एकल नागरिकता हो, विधायी प्रक्रिया हो, रिट जारी करना हो, और जो सीएजी की पोस्ट हो गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गई, और संसदीय विशेषाधिकार जो कि ये सवाल में है। ये सारी चीजें कहाँ से ली है हमने, ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा यदि आप अमेरिका की बात करो, अमेरिका से हमने काफ़ी कुछ लिया है, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, जनहित याचिका, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की पहली जो पंक्ति है, हम भारत के लोग, तो वहाँ पे लिखा हुआ है हम वी द पीपल ऑफ अमेरिका, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये समान संरक्षण सम्यक प्रक्रिया क्या है, ये जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर फोकस रखते हैं। फिर आता है कनाडा। कनाडा से हमने लिया है फेडरल जो सिस्टम है वो, है ना, परिसंघीय जो संघात्मक व्यवस्था जो है, और इसके अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र में होती है। जबकि नेहरू जी ने नेहरू जी ने क्या मतलब लॉलीपॉप दिया था कि भाई जो अपना जो अभी मैंने बात की थी उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके अंदर कहा था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी जाएगी। लेकिन बाद में संविधान निर्माताओं ने इसको बदल दिया कि अवशिष्ट शक्तियां किस में रहेगी, केंद्र में रहेगी। और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और जो आर्टिकल 143 हमारे संविधान का है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है अपने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, कोई कानूनी विषय हो उसको लेके। उसके अलावा अपने जापान से क्या लिया था, जापान से लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पद अपनाया है? तो 1935 में से बहुत सारी चीजें ली थी। हमारा जो संविधान है उसका 2/3 हिस्सा लगभग इसमें से लिया गया है। तो अब आप देख सकते हो प्रधानमंत्री का पद, उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचन आयुक्त का पद ये नहीं थे, वहां से लिया है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद वहां से पहले से था तो वो सब वहीं से लिया है, मतलब इसका जो कार्यकाल वगैरह है वो सब, है ना। प्रधानमंत्री का पद जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से भी हमने बताया था, निर्वाचन आयुक्त का पद 1935 में भी ये होता था, लेकिन स्वतंत्र चुनाव आयोग की विशेष संरचनावाद के विकास पर आधारित है। आगे चलते हैं, अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के अलावा और क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन अभी मैंने आपको बताया था, जनहित याचिका जो है वो ली गई थी, है ना। तो ये हो गया।
ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के दौरान किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? हमने 11 दिसंबर और 13 दिसंबर के दो क्वेश्चन पहले देख लिए हैं, ये वाले नहीं देखे थे। अच्छा, जो 9 दिसंबर को हमने जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था, वो बनाया था जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे अपने संविधान सभा के, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको बनाया था अस्थायी अध्यक्ष। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संविधान से ली गई परमाधिकार लेख की शक्ति भारतीय न्यायपालिका को क्या अनुमति देती है? अच्छा, एक बार इसके जो ऑप्शन है वो देखिए आप। संसद के सत्र को बुलाना। अब भाई न्यायपालिका को संसद, न्यायपालिका थोड़ी संसद के सत्र बुला रही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति न्यायपालिका थोड़ी करती है। संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन का काम किसका है? संसद का है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। संसद के सूत्र मंत्रिमंडल की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर आपके राष्ट्रपति बुलाता है। न्यायिक आदेश जारी करना बहुत ईजी था, लल्लू पल्लू टाइप का, कोई नहीं पूछेगा आपसे। संविधान सभा की किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं की गई? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई प्रथम राष्ट्रपति थे, हाँ ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसके अलावा इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, राष्ट्र ध्वज के तदर समिति जो है वो इनके पास थी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, प्रक्रिया नियम समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर खुद कुछ चीज़ें देके रखता है, जैसे एक तो आपके जैसे ये दोनों जो ऑप्शन है इसके अंदर कौन सी संचालन समिति लिखा हुआ है, संचालन समिति और कार्य संचालन समिति दोनों में संचालन, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दो ही ऑप्शन है। 50-50 वाला जो आपका होता है वो वाला आ गया इसमें, कि आपने दो तो एलिमिनेट कर दिए। अब संचालन समिति अगर आपको पता है कि भाई राजेंद्र प्रसाद के पास है तो कार्य संचालन समिति आपको जवाब मिल चुका है। और जहाँ एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है ना, उसका मतलब आंसर वो ज्यादा चांसेस है कि वो सही होगा, है ना, ताकि कल को जब आप वापस लगाते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, वो है ना, आपके पैसे खर्च ना हो, इसलिए एग्जामिनर वो करता है कि भाई एक्सप्लेनेशन देके ठीक कर दूं मैं अपने ऑप्शन को, है ना। तो ये जो वर्क कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी में दोनों में ये जो इंग्लिश टर्म्स है इनमें फर्क है ना। संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी जो है वो राजेंद्र प्रसाद के पास है, लेकिन वर्क कमेटी जो है वो इनके पास ना होकर जीवी मावलंकर जी के पास थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र भारतीय संघ में कौन से क्षेत्र सम्मिलित होने थे? तो जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारे रखा था उसके अंदर ये कहा था कि अंग्रेजों के अधीन जो भी क्षेत्र है वो भारत के अंदर आएगा, है ना। उसके अलावा जो आपके रियासतें हैं उनका जो क्षेत्र है वो भी भारत के पास आएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो भी स्वेच्छा से हमारे भारत में मिलना चाहे वो भी भारत के अंदर आ सकता है। उसके अलावा यदि कुछ जैसे गोवा पुडुचेरी ये अगर किसी और के पास है, किसी अंग्रेजों के अलावा अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो भी जो है भारत की टेरिटरी में आएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है भारत पाकिस्तान अंग्रेजों के अधीन थे और ब्रिटिश भारत के, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। अनेरे जैसे गोवा स्वेच्छा से शामिल होने वाले क्षेत्र, तो ये 4 पॉइंट्स है, ये उद्देश्य प्रस्ताव में थे इसके क्षेत्र में शामिल होने वाले। प्रारूप समिति ने अपना कार्य पूरा करने के लिए लगभग कितने देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था? ये तो मैं आपको कमेंट करने के लिए भी नहीं कहूंगा, सबको पता है 60। बीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के पहले प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया था? जो अब ये वाला देखो डेट्स वाला मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो पता है वो पहले एलिमिनेट कर लो। 26 जनवरी 1950 हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ, है ना, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। 9 दिसंबर पहली बैठक थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ठीक है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता कौन सा है? 29 अगस्त 1947। ठीक है। अच्छा, ये हिंट लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं क्लिक करके क्या करूं। अच्छा, आप देखो एक नया फैक्ट यहाँ से पता चलता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। ये आपको वैसे पता होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संविधान से ली गई मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? अभी मैंने बताया लोकसभा निम्न सदन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संवर्ती सूची के अलावा और क्या लिया गया है जो राज्यों की शक्ति से संबंधित है? अच्छा, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपके 1935 के अधिनियम से ली गई है? देखो मैंने क्या कहा था कि भाई ये राज्यों का संघ, मतलब इसके बारे में तो बात ही नहीं की, क्या कहा क्या था। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, ये कहाँ से लिया गया है?
ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यों की जो स्वायत्तता है ये अपने भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम है वहां से लिया गया है। समवर्ती सूची इसने खुद ने बता दिया है कि यहाँ से लिया गया है। उसके अलावा जो राज्यपाल के पद का एक क्वेश्चन पहले आ चुका था। और आपकी न्यायिक प्रणाली है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे अपना आरपीएससी या फिर और भी किसी स्टेट का पीएससी जो है वो वहीं से लिया गया है। आपके आपातकालीन प्रावधान है वो यहीं से लिए गए हैं। अभी राज्यों में आपातकाल ये अलग चीज़ है, ये आपके जर्मनी से वैसे लिया गया है ना। कि केंद्र जो है आपातकाल लगाएगा, ये वाली चीज जो है वो उधर से है। फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वगैरह ऐसे काफी सारी चीजें, दो तिहाई है, सारे तो आप याद कर नहीं सकते है ना। तो राज्यों की स्वायत्ता इसका सही आंसर है। और आपातकालीन 1935 का अधिनियम है, इसकी विशिष्ट शक्ति जर्मनी के वेमर है ना, ये मैं आपको बताया कि जर्मनी से लिया गया था उधर। तो ठीक है। फिर संविधान सभा में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, ये हम बात कर चुके हैं। आपके एस सी मुखर्जी थे है ना, जे बी कृपलानी, ए वी ठक्कर, गोपीनाथ बारदोलोई, ये सारे के सारे किसी ना किसी उप समिति के थे। जिनमें एस सी मुखर्जी जो थे ये अल्पसंख्यक के थे है ना। और बारदोलोई मैंने आपको बताया था असम वाले जो थे, जनजातीय क्षेत्र वगैरह हैं है ना। असम के बाहर वाले के लिए ए वी ठक्कर थे। और आपकी जो फंडामेंटल राइट्स वाला है वो जे बी कृपलानी जी के पास थे। सॉरी ये तो गलत क्लिक हो गया ना, आंसर तो मैंने आपको सही बताया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए गठन जो उप समिति की अध्यक्षता एस सी मुखर्जी ने की थी। जेबी कल्पनानी जो थे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। और ये असम के बाहर के आंशिक क्षेत्रों के लिए भी ठक्कर थे। और असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदोलोई। अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर संविधान सभा ने महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए अपनाई गई है। अच्छा, महाभियोग जो है, इम्पीचमेंट जो है वो किस पे लाया जाता है, राष्ट्रपति पे लाया जाता है ना। यदि वो संवैधानिक तरीके से यदि अपना काम नहीं कर रहे हो तब। ठीक है। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है उसको, उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। आगे है, संविधान सभा की देसी रियासत समझौता समिति स्टेट नेगोशिएशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ, इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए। आप में से बहुत लोगों को इसका जवाब लग रहा होगा, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन साहब इसके अध्यक्ष नहीं थे। ये समिति 21 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी, जिसमें ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इनके अलावा मौलाना आज़ाद थे, पट्टाभी सीतारामैया, और अपने एन गोपाल स्वामी अयंगर, शंकर राव, है ना, ये सब थे इसके अंदर। तो वास्तव में कौन थे इसके अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 21 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। और अन्य सदस्य मौलाना आज़ाद पटेल जी, पट्टाभी सीतारामैया, शंकर राव देव, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये सब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किस देश से लिया गया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका तो मेरे को आपसे ही कमेंट चाहिए। तीन चार सवाल और बचे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। आपने इतना टाइम लगाया है तो थोड़ा याद करो कि क्या जो आपने सुना है वो याद है भी या नहीं है। 30 मिनट की क्लास तो अपन कर ही सकते हैं रिकॉर्ड। बताओ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से संविधान से ली गई है। इतना टाइम काफी होता है। जापान इसका सही जवाब है। जापान से सिर्फ यही लिया है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है। आगे है, 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्थापना प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग का आधार बना। संघ लोक सेवा आयोग। उसे यार ये लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है। लोक सेवा आयोग से योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग तो बनाने से रहे है ना। बहुत बहुत लल्लू पल्लू टाइप क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए चुनाव किस महीने, ये मैंने बहुत शुरुआत में आपको बता दिया था। तो बताओ, कमेंट करोगे क्या। ढीठ लोग हो तुम, नहीं करोगे। फिर भी थोड़ा उकसाने से पता नहीं करने लग जाओ। कमेंट करोगे तो सही गलत का पता लगेगा। गलत कमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जजमेंट थोड़ी दे देगा कोई आपके ऊपर कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही कमजोर छात्र है। सही कर दोगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने सही किया है। मन में सोच लिया, अरे यार मैं तो गलत हो गया, मैं तो सही हो गया, क्या फायदा। चलो, जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना का अलंकरण और सजावट किसने की थी। कौन थे वो कलाकार जो संविधान की मूल प्रस्तावना का अलंकरण कर रहे थे। आपको ये चीज मैं बता चुका हूँ, तो इसकी जवाब तो आपको देना चाहिए। तो इन चारों के नाम एक क्वेश्चन में पहले भी आए थे जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी। और इसका सही जवाब है, प्रस्तावना के ऊपर जो अलंकरण और सजावट का काम किया था वो किया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने। ठीक है, जबलपुर के कलाकार, इन्होंने
जो प्रस्तावना के सुंदर चित्र है वो बनाया। शांति निकेतन से ये पढ़े थे। रायजादा जो है उन्होंने सुंदर लिपि में लिखा था, न कि चित्रकारी की थी। नंदलाल बोस जो है मुख्य भागों की पेंटिंग किया था, है ना, प्रस्तावना में। ये राम मनोहर सिन्हा जी थे। वसंत कुमार का वो क्वेश्चन था जो हिंदी संस्करण के सुलेखक थे। तो ये था अपना आज का टेस्ट, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक तो अपनी जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। आपने पूरा आधा घंटा इस वीडियो को दिया है। यदि मैंने एडिट करके इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई तो चलो स्पीड बढ़ा ही देते हैं, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। तो जितना भी टाइम है ना, 22-25 मिनट जो आपने दिया है, उसमें यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करना। और कल को यदि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वापस आके कमेंट भी करके जाना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अपना स्कोर एक गलती से, है ना, वो क्लिक हो गया था। ठीक है, थैंक यू।